सो करंट चैलेंजेस फेसिंग इकोनॉमी, इस यूनिट के अंदर हमने दो टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। सबसे पहला था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा था रूरल डेवलपमेंट, राइट। इन दोनों ही टॉपिक्स को हमने बहुत ही डीपली पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टॉपिक्स में से हमारे सामने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं हमारे सामने। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से आप क्या समझते हैं? सो इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज ऑफ द नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट पे किसी नेशन में कितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोग हैं, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। ओके, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अब ये जो स्टॉक है ना, स्किल्ड और एक्सपर्टीज लोगों का जो स्टॉक है, इसमें और एडिशन होना, दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So human capital formation refers to the process of adding to the stock of human capital over time. What are the possible sources of human capital formation? Human capital formation के कौन कौन से ऐसे sources हैं? तो हमने human capital formation के कुछ ऐसे sources पढ़े थे, ठीक है, जिससे कि human capital formulate की होते हैं। expenditure on education सबसे पहला हमने देखा था, expenditure on health, on the job training, study program for adults, माइग्रेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ओके, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट देखते हैं एज वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज by acquiring good education and attaining good health। अगर किसी इंडिविजुअल ने गुड एजुकेशन अक्वायर की है, गुड हेल्थ है उसकी, तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है ना। तो यहाँ पे उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे। What is physical capital? Physical capital क्या होता है? So it refers to the produced means of production। मतलब कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन। फिजिकल कैपिटल का अपने पास में कितना स्टॉक है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे नेशन में कितना प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन, कि हमारे नेशन की कितनी प्रोडक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल कैपिटल? फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू पेपर क्लेम्स अगेंस्ट फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का जो पेपर क्लेम्स होता है दैट इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग टेकिंग प्लेस इन अ नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन। नॉर्मल वर्किंग सिचुएशन में जो भी ट्रेनिंग होती है ना, किसी भी वर्किंग प्लेस में, किसी भी वर्किंग सिचुएशन में जो भी ट्रेनिंग होती है उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या होता है? सो माइग्रेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। जब लोग अलग अलग एरियाज में क्या कहते हैं, मोबाइल करते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते हैं, है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो माइग्रेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस डिफरेंट एरियाज लाइक फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जैसे रूरल एरिया से कोई अर्बन एरिया में माइग्रेट हो गया, है ना, तो इसे हम माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, ऑफ अ कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलराइट, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन क्या होता है? सो इट रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो स्किल्ड मैन पावर होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री के कुछ स्किल्ड मैन पावर है ना, अब वो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म करके किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए। ठीक है, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, मान लीजिए किसी जॉब की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली तो वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए, तो हमारे यहाँ से क्या हो गया? हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो गया। मतलब ब्रेन, जो दिमागी लोग हैं वो यहाँ से ड्रेन हो गए। ठीक है, सो ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन क्या है? सो इन द ईयर 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एन एक्ट। सो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था जिसे हम RTE के नाम से जानते हैं। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल द चिल्ड्रंस। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर जो एजुकेशन है ना, इसे क्या बनाया गया था? इसे 6 साल से 14, मतलब 14 साल तक की एज के बच्चों के लिए एजुकेशन को इसके अंदर इस एक्ट के थ्रू कंपलसरी कराया गया था, है ना। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रंस
इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 कि भाई 6 साल से 14 साल के बच्चों का ये जो एज ग्रुप है इसके अंदर जो एजुकेशन है ये हर बच्चे का अधिकार है, ठीक है, इसलिए उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो स्किल इंडिया है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इससे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। सो ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जो स्किल है वो ह्यूमन कैपिटल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। स्टार्टअप्स एंड स्किल इंडिया प्रोग्राम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो स्टार्टअप्स हैं और जो स्किल इंडिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज वन प्रोग्राम प्रमोट्स दी अदर, क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे स्टार्टअप्स क्या है? स्टार्टअप्स न्यू बिजनेस वेंचर्स हेल्प यूटिलाइजेशन ऑफ द आइडल एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज, है ना, ऑफ द पीपल। जो लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज हैं, है ना, तब अगर ये एबिलिटी नहीं हो, एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी नहीं हो किसी के अंदर, तो वो अपना स्टार्टअप नहीं कर सकता है ना। इट दस प्रमोट स्किल फॉर्मेशन, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप के थ्रू जो स्किल फॉर्मेशन है, लोगों की जो अंदर की जो स्किल है वो प्रमोट होती है ना। स्किल फॉर्मेशन अब होता क्या है? तो थ्रू हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ज्यादा पढ़ाई से, ज्यादा एजुकेशन से और ट्रेनिंग से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, इससे स्किल को फॉर्मुलेट करने में हेल्प्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टार्टअप्स। सो कहीं ना कहीं पढ़ाई यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग आपके स्टार्टअप को प्रमोट करने में हेल्प करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप है और जो स्किल फॉर्मेशन है, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हायर सैलरीज इन डेवलप्ड कंट्रीज आर अल्टीमेटली रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हायर किसी कंट्री में अगर लोगों की सैलरी ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज्यादा है, राइट। सो दिस इज ट्रू बिकॉज सैलरीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सैलरीज आप किस बेसिस पे दोगे? प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दोगे, और हाई प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज हाई सैलरी, ये हमें पता है। एंड प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हमें पता है कि भाई सैलरी आप प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे दोगे, और प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है। जितना ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड होगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उतनी ज्यादा सैलरी होगी। So because salaries are related to productivity and productivity is related to human capital. Okay, higher level of human capital implies higher productivity. Clear? Benefits of education always exceed the cost of education. जो benefits हैं education के, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं cost of education से. So this is true because the benefits of education acquire throughout the service span of the individual. जो benefits हैं, है ना, एजुकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी उम्र जिसकी भी सर्विस लगती है, जो भी जॉब करता है पढ़ने लिखने के बाद में, वो उसे पूरे उम्र उसके बेनिफिट्स मिलते हैं उस एजुकेशन के, राइट, स्प्रेड ओवर सेवरल इयर्स, व्हाइल द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पीरियड ऑफ एजुकेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की, तो वो तो सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगता है भाई। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ उसी टाइम पे आपकी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद में जब आप जॉब पे लगे, उसके बाद में तो फिर आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे उस एजुकेशन के, राइट। सो व्हाइल द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पीरियड ऑफ एजुकेशन spread over the for few years. However, the underlying assumption behind this assertion is that after education, so इस assertion के पीछे जो चीज जिस बारे में बात की गई है वो ये है कि after education, education के बाद में an individual remains employed throughout his services. जो इंडिविजुअल है वो उसकी पूरी सर्विस के दौरान एम्प्लॉयड रहता है ना। स्किल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स कन्वर्जन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितनी ज्यादा स्किल फॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ काय में कन्वर्ट होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट होगी। सो ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, बिकॉज स्किल फॉर्मेशन इंप्रूव्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि स्किल फॉर्मेशन से क्या होता है, जो पार्टिसिपेशन रेट है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना। और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ के प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। सो स्किल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन या एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, जितनी ज्यादा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगी, फास्टर द कन्वर्जन ऑफ ग्रोथ इनटू डेवलपमेंट, उतना ज्यादा जल्दी ग्रोथ डेवलपमेंट में बदलेगा। व्हेन द फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ
are shared by the larger percentage of population. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रोथ करेंगे तो हमारी कंट्री के लिए वो डेवलपमेंट की तरह सामने आएगा. ओके. Education, not the vocationalization of education, is the core element of skill formation. So this statement is false. It is the vocationalization of education rather than mere education. So सिर्फ education से ही आप ये नहीं कह सकते कि आपकी skill formulate होगी. एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ स्किल फॉर्मुलेशन. क्योंकि हमें पता है वोकेशनलाइजेशन से ही आपके जो स्किल फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बेटर होगा. एजुकेशन में जस्ट भी डिग्री ओरिएंटेड, जो आपकी एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड हो सकती है, लेकिन वोकेशनलाइजेशन क्या हो सकती है, ये स्किल ओरिएंटेड हो सकती है. क्लियर? जेंडर बायस इन इंडिया इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ स्किल फॉर्मेशन. सो ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज जेंडर बायस यानी कि पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया डज नॉट फेवर फीमेल एजुकेशन. जेंडर बायसनेस जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे फीमेल एजुकेशन, मतलब फीमेल्स को एजुकेट होने के लिए जो उनकी कह सकते हैं जो उनके अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं. एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे बायसनेस की बात आती है. So does not favor female education as much as male education. Okay. Migration leads to human capital formation. How? अब migration से human capital formation बढ़ता है कैसे? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि जितने भी स्किल्ड लोग होंगे, जितने भी जिसके अंदर एक्सपर्टीज स्किल्स होंगी वो लोग सिर्फ अर्बन एरियाज में पाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है. बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी स्किल्स होती हैं. तो जब इस टाइप के लोग अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं तो हमको उनके स्किल्स के बारे में पता लगता है, वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में हमें पता लगता है ना. और वो कहीं ना कहीं नेशन के लिए एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन के सामने आते हैं. तो इसी तरीके से क्या होता है, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेट किया जाता है किसके थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू. सो इट इज ट्रू दैट माइग्रेशन लेड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल ऑफन माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अक्सर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं. अब ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज those who are unemployed get opportunities of actualizing their skill. क्योंकि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो उनको अपनी स्किल्स को बाहर लाने का मौका, जहाँ पे उन्हें काम मिलता है वहाँ पे उनको ये मौका भी मिलता है, राइट. Those who are underemployed get opportunities of fuller utilization of their skills. जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अंडर हैं, उनको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है अर्बन एरियाज में या फिर जहाँ पे भी वो माइग्रेट करें. इन द मार्केट इकोनॉमी में माइग्रेशन ऑफर्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर सप्लाईज. जो माइग्रेशन से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ऑफ हायर सप्लाईज ऑफ स्किल कॉरेस्पॉन्डिंग टू हायर वेजेस. जितनी ज्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा आपको वेजेस मिलेंगी. एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ. अब एजुकेशन जो है वो ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. So it is true that education is an important ingredient of growth. This is because ऐसा क्यों है? Education produces civilized citizen, क्योंकि education से जो citizens है वो काफी civilized हो जाते हैं. Education produces scientists. Education से scientists produce होते हैं, engineers produce होते हैं, doctor produce होते हैं, educationists produce होते हैं. These serve as important agents of growth. और ये सारे ही लोग growth के अंदर अपना contribution बहुत अच्छे से देते हैं. Education increases the rate of participation through skill formation. जो rate of participation है वो बढ़ती है education से through skill formation. It lends momentum to the pace of growth. और कहीं ना कहीं ये growth के momentum को और ज़्यादा बढ़ाता है. Education generates the sense of social dynamics. जो social dynamics है हमारे country का वो भी generate होता है education से. It promotes collective effort to frame programs and policies of growth. अब कहीं ना कहीं ये क्या प्रमोट करता है, कलेक्टिव एफर्ट्स को प्रमोट करता है, जैसे कि प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि हमारे नेशन के हित में होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि हमारे नेशन की ग्रोथ के फेवर में होती हैं, राइट. ब्रीफली एजुकेशन गिव्स मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है इससे जो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी की वो बढ़ती है. अनएडुकेटेड सोसाइटीज आर ऑफन बैकवर्ड सोसाइटी. जो अनपढ़ सोसाइटी होती है वो बहुत ही पिछड़ी हुई सोसाइटी होती है.
एजुकेटेड सोसाइटीज ऑन द अदर हैंड आर डेवलप्ड सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं जो एजुकेटेड सोसाइटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं वर्ल्ड की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं जो फिजिकल कैपिटल है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। सो दिस हैपेंस इन टू वेज। अब ये दो तरीके से होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेड्स टू हायर लेवल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा स्किल्स और एक्सपर्टीज होगी नेशन में। अकॉर्डिंगली लेबर फोर्स इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लेबर फोर्स है वो प्लांट एंड मशीनरी को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगी, है ना, जो कि हमारा फिजिकल कैपिटल होता है। दिस रेजेस द एफिशिएंसी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब इससे क्या होगा कि जो हमारे फिजिकल कैपिटल है, जो हमारे प्लांट्स एंड मशीनरी है, ये अपने एफिशिएंसी को रेज आउट करेगी, है ना, बाय वे ऑफ हायर आउटपुट। कैसे? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देके, है ना, पर यूनिट ऑफ इनपुट और फिजिकल कैपिटल। बाई पर यूनिट ऑफ इनपुट तो यहाँ पे कम लगेगा और आउटपुट यहाँ पे ज्यादा देगा हमारा फिजिकल कैपिटल, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी एफिशिएंट होगी लेबर, उतना ज्यादा वो अच्छे से हैंडल कर पाएगी प्लांट्स एंड मशीनरी को। सेकंड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेड्स टू इनोवेशन। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा इनोवेशन आएगा, है ना, इम्प्लाइंग न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। नए नए तरीके निकालेंगे ह्यूमंस कुछ किसी भी काम को करने के, और डूइंग थिंग्स बेटर देन बिफोर, और किसी भी काम को पहले से बेहतर करने की जो टेक्निक्स है वो निकालेंगे। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी राइजेस, जिससे कि इकोनॉमी में जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, राइट। Next, how can enrollment ratio for particular level of education can be higher than 100? जो enrollment ratio है वो 100 से ज़्यादा कैसे होता है? So, enrollment ratio refers to the percentage of students of a particular age group. Enrollment ratio क्या होता है इसको पहले समझो। It refers to percentage of students. ये वो percentage होता है students का, कोई पर्टिकुलर एज के स्टूडेंट्स का, एनरोलिंग देमसेल्व्स फॉर द रेलेवेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि अपने आप को एनरोल करते हैं फॉर एजुकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल एनरोलमेंट रेशियो फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जैसे मान लीजिए एनरोलमेंट रेशियो हम देख रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन का इंडिया के अंदर, कैसे मेजर किया जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोलिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। अब एलिमेंट्री एजुकेशन इसी एज ग्रुप के बच्चे को दी जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, और इसके अंदर इस पूरे टोटल नंबर के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि एनरोल एक्चुअल में कर रहे हैं इनटू 100। इस तरीके से हम एनरोलमेंट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। सो इट इज फाउंड टू बी मोर देन 100। अब ये 100 से ज्यादा कब होगी? इन केस स्टूडेंट्स एनरोलिंग देमसेल्व्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जब बच्चे अपने आप को एलिमेंट्री एजुकेशन में एनरोल करेंगे। इट इज हैपन टू बी नॉट ओनली फॉर रेलेवेंट एज ग्रुप। अब ये सिर्फ और सिर्फ 16 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए नहीं हो, बाकी इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी जो बच्चे अपने आप को एनरोल करेंगे तो वो 100 से ऊपर जाएगा हमारा एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। ओके, सो ब्रेन ड्रेन इज अ सीरियस बॉटलनेक या कॉन्स्टेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। अब जो ब्रेन ड्रेन है ये एक सीरियस चैलेंज की तरह इसको देखा जाएगा इन व्हाट, इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, प्रोसेस ऑफ इंडिया कमेंट। अब ब्रेन ड्रेन होता क्या है? सो देखो ब्रेन ड्रेन क्या होता है इसको पहले समझते हैं। इट रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू डेवलप्ड कंट्रीज। हमारे यहाँ का जो स्किल्ड मैन पावर है जो वो डेवलप्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर देते हैं, है ना, इट इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। ऑब्वियसली दे माइग्रेट फॉर ग्रीनर पेस्चर। अब वो ऑब्वियसली वो अपने फायदे के लिए वहां पे उनको ज्यादा हरा भरा दिखता है वहां पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है वहां पे, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं, है ना। हायर वेजेस उनको दिखते हैं, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको दिखती है वहां पे दूसरे किसी कंट्री में, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं। दोज हु माइग्रेट इंक्लूड साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट ना। तो जो लोग भी माइग्रेट करते हैं वो या तो डॉक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द पीपल ऑफ हाई कैलिबर। अब ये वही लोग हैं जिनकी कैलिबर बहुत हाई होती है। माइग्रेशन ऑफ सच पीपल इज सीरियस बॉटलनेक इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब इस टाइप के लोगों का माइग्रेशन होना हमारे इंडिया के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वी नो स्किल इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि हमें पता है स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ग्रोथ के लिए।
लॉस ऑफ स्किल, अब वही इस स्किल को अगर हम लॉस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब इस स्किल में हमारा लॉस हो रहा है, तो इट विल कॉज अ डेंट इन द प्रोसेस ऑफ पेस ऑफ ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ के प्रोसेस में एक बाधा बन के सामने आ सकता है। हाउ इज ह्यूमन कैपिटल, दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब कैसे हेल्पफुल हो सकता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Okay, so next is how is human capital formation helpful in reducing inequality of income? अब human capital formation किस तरीके से inequality of income को reduce करता है? So human capital formation is an important means of reducing inequality of income. कैसे? Higher the rate of human capital formation, जितनी ज़्यादा human capital formation की rate होगी, greater would be the rate of participation, उतना ज़्यादा participation rate होगी, है ना? इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड लेड टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वेजेस। अब जितनी ज्यादा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगी उतनी ज्यादा वेजेस होंगी इन नेशनल इनकम, ठीक है। अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी वुड रिड्यूस, इससे कि क्या होगा, इससे कि जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा तो वेजेस ज्यादा होंगे, वेजेस लोगों के ज्यादा होंगे तो इनइक्वालिटी अपने आप कम होगी। Okay, higher the rate of human capitalization, higher the rate of human capital formation, greater would be the rate of participation. Increase in rate of participation would lead to increase in the share of wages in national income. Okay. Now, in developed countries, salaries are higher than in underdeveloped countries. अब जो developed countries में जो salaries होती हैं वो ज़्यादा होती हैं compared to undeveloped countries. बिकॉज वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज में। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए यूजिंग योर नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू है दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन, ये यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के और प्रोडक्टिविटी पर वर्कर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द वर्कर्स अक्वायर स्किल एंड नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब अकर होता है? जब वर्कर्स स्किल्ड होते हैं, उनके पास में नॉलेज होता है ना, काम को और बेहतर तरीके से करने का। सो इट एक्वायर्स स्किल एंड नॉलेज टू डू थिंग्स बेटर देन बिफोर। दिस मेक्स देम मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव। सो कहीं ना कहीं ये स्किल और बेटर वे ऑफ वर्क, ये कहीं ना कहीं वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। एफिशिएंसी ज्यादा होने से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। अकॉर्डिंगली वर्कर्स गेट हायर वेजेस, जिससे कि जो वर्कर्स हैं उनको ज्यादा वेजेस मिलते हैं एज इन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। इट इज ओइंग टू लो लेवल ऑफ स्किल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और वहीं जब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो स्किल फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कम होता है, राइट। वर्कर्स आर रिलेटिवली इनएफिशिएंट, जो वर्कर्स हैं वो काफी कम होते हैं, मतलब इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, बहुत इनएफिशिएंट होते हैं पहले से। अर्न रिलेटिवली लो वेजेस, और कहीं ना कहीं इनकी जो वेजेस होती है वो भी बहुत ही लो होती है एज इन इंडिया। ओके, एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th you must have draw your plans of acquiring some specialized skill. आप जैसे आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं, आप सब में भी कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी, राइट। मे बी एज एन इकोनॉमिस्ट और सोशलिस्ट, हाउ डू यू थिंक योर एजुकेशन वुड बिकम अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। आपको कैसे लगता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स बन के सामने आएगी, ठीक है। तो ये एक आंसर हम वैसे यहाँ पे करेंगे, लेकिन आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे इस चीज का जवाब जरूर देना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, 12th पढ़ते पढ़ते आप लोग 12th क्लास में आ गए हो, तो आप कैसे एक प्रोडक्टिव रिसोर्स की तरह अपनी नेशन के सामने आ सकते हो, मतलब आप ऐसा क्या प्रोडक्टिव करोगे अपने नेशन के हित के लिए, है ना। सो ये आप मुझे 100% बताइएगा। डू यू थिंक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन वुड एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बेनिफिट्स एजुकेशन के वो ज्यादा होते हैं एजुकेशन की कॉस्ट से? आपको अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है। सो इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एजुकेशन इज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। जो एजुकेशन है ये एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है जो किसमें कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करता है ना।
दिस इज बिकॉज एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि हमें पता है एजुकेशन क्या है, ये एक सोर्स है नॉलेज और स्किल का, द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. However, to achieve higher level of productivity, it is important that education is not simply degree oriented, it should be skill oriented. अब ज़्यादा productivity के लिए, higher productivity के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो education है ये सिर्फ degree oriented ना हो, ये skill oriented हो, है ना? Benefits of education always exceed the cost of education. अब जो benefits हैं education के वो हमेशा cost से ज़्यादा होते हैं, ये हमें पता है, because skill and knowledge generate a multiplier effect of growth. क्योंकि जो skill और knowledge है ये आपके growth को बिल्कुल multiply कर देती है ना, 2 गुना 4 गुना 8 गुना बढ़ा देती है आपकी growth को और development को थ्रू इनोवेशन एंड डिस्कवरीज. क्योंकि आप अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप इनोवेशन करोगे, आप मतलब कह सकते हो इन्वेंशन करोगे, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होगी, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी मल्टीप्लाइड. क्लियर? व्हाट आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री? ह्यूमन कैपिटल के क्या कौन कौन से टू मेजर सोर्सेज हैं? तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड द सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. अब जब हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि एफिशिएंसी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट? व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन अ कंट्री? एजुकेशनल अचीवमेंट्स के कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं कंट्री में? तो सबसे पहला है एडल्ट लिटरेसी लेवल, सेकेंड नंबर पे है प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट एंड द थर्ड वन इज यूथ लिटरेसी रेट. ठीक है, ये तीनों इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन अचीवमेंट के. नाउ ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें डिफरेंस बताना है. सो सबसे पहले अगर जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, सो इज अ मीन्स टू एन एंड, ये एक एंड है, मतलब ये एक अंत है. ह्यूमन कैपिटल इज अ मीन्स इन द सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्किल एंड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अब ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम स्किल्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, और ये प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है. इट कंसिस्ट ऑफ नो हाउ एबिलिटीज एंड एक्सपर्टाइज. अब इसके अंदर नो हाउ है ना, कैसे, मतलब कैसे ये चीजें होती है उसको जानने की क्षमता, एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं. यूज्ड एज एन इनपुट ऑफ इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. अब वहीं जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो ऑन द अदर हैंड इट इज एन एंड इटसेल्फ. तो ये भी अपने अपने आप में ही इसका सिर्फ इसी का जो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका एक अलग ही क्राइटेरिया है. इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. अब ये इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट पे फोकस करता है एज वैल्यूएबल पर्सनालिटीज बाय एक्वायरिंग गुड एजुकेशन एंड अटेनिंग गुड हेल्थ. अगर किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी बहुत ही अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूएबल है, तो उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर करेंगे. कैसे वैल्यूएबल, कैसे? अगर कोई इंडिविजुअल अच्छी एजुकेशन, उसने अपनी लाइफ में अच्छी एजुकेशन हासिल की है, इसको उसके पास में गुड हेल्थ है, तो उसकी वैल्यूएबल हो गया हमारे लिए वो, राइट, वैल्यूएबल पर्सनालिटी हो गई. तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट अकर्स व्हेन मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी आर एजुकेटेड. ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी में कब होता है? जब ज्यादा से ज्यादा लोग सोसाइटी के पढ़े लिखे होते हैं, है ना, हेल्दी होते हैं और स्किल ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट थिंग, वो ही अपने आप में इसका अलग क्राइटेरिया है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग, राइट. ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम स्किल ओरिएंटेड, एक्सपर्टीज, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. ओके, नाउ व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं? सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन द कंट्री. जब हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव बनेगी, राइट. ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो प्रोडक्टिव होंगे, हमारी जो वर्कफोर्स होगी वो प्रोडक्टिव होगी. इट इज देयरफॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, सोर्स है फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दूसरा जो सोर्स हमने पढ़ा था, इट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अब जितने ज्यादा हेल्दी लोग होंगे उतने ज्यादा वो एफिशिएंट होंगे,
जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स मैन मोर एफिशिएंट एंड देयरफॉर मोर प्रोडक्टिव. जितने ज्यादा एफिशिएंट होंगे उतने ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. His contribution to production process tends to rise. अब इनका जो contribution है production process में वो बढ़ता जाएगा. He adds more to GDP. अब जैसे production process में इसका contribution बढ़ेगा, productivity बढ़ेगी, तो GDP में इसका contribution ज्यादा होगा, है ना, of the nation than the sick person. ठीक है, एक बीमार व्यक्ति से healthy व्यक्ति ज्यादा contribute कर पाएगा ना GDP में, उसी को यहाँ पे consider किया है. On the job training, third क्या है हमारा source? On the job training. So on the job training helps workers to sharpen their specialized skills. अब जो ट्रेनिंग है वो वर्कर्स की स्किल्स को, स्पेशलाइज्ड स्किल को शार्प करने में हेल्प करती हैं. इट enables them to raise the level of efficiency. और कहीं ना कहीं वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में ये हेल्प आउट करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ये हेल्प आउट करती हैं. फिर उसके बाद में जो हमारा फोर्थ सोर्स है, जो हमारा फोर्थ डिटर्मिनेंट है, दैट इज स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट. Other than formal education at the primary, secondary and university level, so जो आपकी कह सकते हैं formal education के अलावा the government and NGOs organize study programs. जो government है, जो NGOs हैं, वो कुछ study programs organize करती हैं adults के लिए to make them proficient in their work areas, जिससे कि वो अपने work area में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, ज़्यादा से ज़्यादा proficient बने, है ना. This enhances their productivity. अब वही सेम चीज, ये इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, और इनकी बढ़ती हुई प्रोडक्टिविटी कहाँ पे किस पार्ट में दिखती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के एडिशन में इनकी प्रोडक्टिविटी दिखती है. फिफ्थ इज माइग्रेशन. So migration contributes to human capital formation as it facilitates utilization of inactive skills. Migration से क्या होता है? जो inactive skills होती हैं वो एक्टिव होती हैं, है ना. और जैसे ही एक्टिव होती हैं, लोगों की इनएक्टिव स्किल्स जैसे ही एक्टिव होती हैं, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कराई जा सकती हैं, और बेटर यूटिलाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट. सिक्स्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स. अब इंफॉर्मेशन जो कि जॉब मार्केट से रिलेटेड हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, है ना. Offering specialized skill is an important determinant of skill formation. तो ये information बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है skill formation को बनाए रखने के लिए, right? It enables people to actualize their productive potential. अब कहीं ना कहीं information से ही पता लगता है, information की help से ही लोग अपने potential को बनाए रखते हैं, है ना. It enables people to actualize their productive पोटेंशियल. काफी लोगों को तो इंफॉर्मेशन के थ्रू पता लगता है कि भाई उनके अंदर एक्चुअल पोटेंशियल है कितना. ओके, सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग specialized skill is an important determinant of skill formation. It enables people to actualize their productive potential. Next is how do government organization facilitate the functioning of schools and hospital in India. अब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्कूल्स की और हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग्स को किस तरीके से फैसिलिटेट करती है, किस तरीके से सुविधा प्रोवाइड करवाती है. सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट स्टेट लेवल. यूनियन मिनिस्ट्री एजुकेशन की और स्टेट लेवल जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन जो हैं और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो NCERT है, UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस हैं, एंड ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE facilitates the functioning of school and institution related to education. So ये सारी ही institutions क्या करते हैं, ये सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं ऑफ एजुकेशन. ठीक है. Similarly, the ministries of health at the union and state level, वैसे ही जो हेल्थ की मिनिस्ट्रीज हैं स्टेट और यूनियन लेवल पे, डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR फैसिलिटेट इंस्टीट्यूशंस व्हिच कम अंडर द हेल्थ सेक्टर. तो ये जो काउंसिल्स हैं वो सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं इन हेल्थ सेक्टर्स. ओके. Education is considered to be an important input for development of nation. This is because ऐसा क्यों है? Education produces good citizen, क्योंकि education से good citizen produce होते हैं. It facilitates use of natural and human resource of all the regions of the country.
अब जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे कंट्री के, उतने ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज किए जाएंगे, राइट? इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल। अब जो मेंटल हॉरिजन है लोगों का वो भी एक्सपेंड होगा कहीं ना कहीं। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, है ना? डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अपन को एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे इनको डिस्कस करना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर एफिशिएंट। जितना ज्यादा हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा जो हमारा ह्यूमन है, हमारी इकोनॉमी के जो ह्यूमन है वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू राइज। अब इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। ही एड्स मोर टू जीडीपी ऑफ द नेशन देन अ सिक पर्सन। और एक बीमार व्यक्ति से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जिसकी हेल्थ पे खर्चा किया जा रहा है वो देगा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन contributes to human capital formation as it facilitates utilization of inactive skills। माइग्रेशन से क्या होगा, जो लोगों की इनएक्टिव स्किल्स हैं वो एक्टिव होंगी, राइट? और इट फैसिलिटेट्स फुलर और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स, और उनकी स्किल्स का ज्यादा और सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है? गेन्स ऑफ माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ हायर सैलरीज आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। अब वही जो गेन्स है माइग्रेशन के वो उसकी कॉस्ट से काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हायर सैलरीज। ऑल राइट, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो हमारी ग्रोथ को किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन इज इंडिकेटेड बाय अ राइज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन से हम क्या समझते हैं कि there is a rise in level of education and health of the resident of a country, right? It is also indicated by a rise in level of skill formation। अब कहीं ना कहीं ये skill formation के level को भी rise out करता है in the country। It contributes to the process of growth as under। अब ये growth के process में कैसे contribute करता है? Availability of education and skilled labor force through human capital formation। जो availability है किसकी, एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर फोर्स की, वो ज्यादा होगी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। रेजेस द इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ। इससे क्या होगा कि एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर हमारे पास में ज्यादा होगी तो हमारे कंट्री की जो मटेरियल इन्वायरमेंट है और जो हमारे कंट्री का इमोशनल इन्वायरमेंट है वो ग्रो करेगा, राइट? इट रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरी प्लांट्स, इनकी जो हमारे पास में कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी है वो हमारे पास में बढ़ेगी इनकी, राइट? इट फैसिलिटेट्स इनोवेटिव स्किल्स दैट एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब इनोवेशन हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा होंगे जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इट रेजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी इन द कंट्री। अब पार्टिसिपेशन की जो रेट है वो बढ़ेगी, इक्वालिटी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं रेज होगी, ओके? Okay, so argue in the favor of the need for different forms of government intervention। अब government intervention की क्या जरूरत पड़ती है हमें in education and health, education में और health में। So yes, need for different forms of government intervention, education, health sector is necessary। जो government है इनका intervention जरूरी होता है education और health में। कैसे? These sectors need huge investment with a very high fixed expenditure। इन sectors में huge investment की जरूरत पड़ती है फिक्स्ड एक्सपेंडिचर के चलते, ठीक है, जो खर्चे होते हैं उनको फिक्स रखना पड़ता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इन सेक्टर्स में उनको मतलब उनको रेज अप करना पड़ता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हेल्थ और एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। महंगी क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो, एक काम होता है जो कि गवर्नमेंट करती है और एक काम होता है जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। जब सेम काम को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं तो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसी काम को जब गवर्नमेंट करती है तो उनका मोटिव होता है वेलफेयर को बढ़ाना, राइट? अब जब प्राइवेट इन दोनों सेक्टर्स में प्राइवेट का इंटरवेंशन होगा तो कहीं ना कहीं
ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना, और हमारी सोसाइटी के सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. ओके, सो हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेसली दे आर अलाउड टू रिकवर द ह्यूज कॉस्ट. अब यहीं पे एक पॉइंट ये भी आता है कि जब प्राइवेट के हाथों में ये दोनों सेक्टर्स आ जाएंगे अगर, तो ये महंगा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी उस कॉस्ट को रिकवर करना चाहेंगे, राइट, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कर देंगे इनकी सर्विसेज को थ्रू हाई प्राइसेस ऑफ दीज सर्विसेज. People in the poor country like ours cannot afford high price of education and health. अब हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशन और हेल्थ में हाई प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में किन किन प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है. सबसे पहला है राइजिंग पॉपुलेशन. हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है इसको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज. क्योंकि जो पर हेड अवेलेबिलिटी है जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनकी, जैसे हाउसिंग हो गई, सैनिटेशन हो गए, ड्रेनेज हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन हो गया, पावर सप्लाई एटसेट्रा. सो इन सभी फैसिलिटीज की जो कह सकते हैं हम अवेलेबिलिटी है पर हेड वो कम होती जा रही है. In turn, this leads to fall in the capacity of acquire specialization, skilled and knowledge. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्किल्ड और नॉलेजेबल स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं, है ना, वो कम होते जा रहे हैं. इन रिटर्न दिस लेट्स टू फॉल इन कैपेसिटी ऑफ एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज. नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन भी एक प्रॉब्लम बन के सामने आती है. माइग्रेशन ऑफ पर्सन बॉर्न एंड एजुकेटेड ट्रेन्ड इन इंडिया, जो कि हमारे इंडिया में बॉर्न हुए हैं, यहाँ ये इन्होंने पढ़ाई करी है, ट्रेन ये यहाँ हुए हैं, लेकिन ये सर्व किसी दूसरे कंट्री में करते हैं. टू डेवलप कंट्रीज इज अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री. दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. ये किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है इसे? एज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. This slows down the process of human capital formation in the domestic economy. Domestic economy में जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इस रीजन की वजह से स्लो डाउन हो जाता है. ऑलराइट, थर्ड वन इज डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग. अब मैन पावर प्लानिंग में कमी, डेफिशिएंसी. सो इंडिया इज फेसिंग एन एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इसको इंडिया काफी ज्यादा फेस कर रही है. इट इज सैड रिफ्लेक्शन ऑन द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर. सो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है हमारी कंट्री. इसका मतलब क्या है कि जो मैन पावर है उसको हम यूं ही गवा रहे हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं दे करके. ओके, सो दिस इज वेस्टेज ऑफ मैन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स. देन फोर्थ इज इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द प्राइमरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो इनसफिशिएंट है. इन प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है इन पर्टिकुलर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है. वी नो दिस. अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स. प्रोफेशनल स्किल्स के एरिया में इनके पास में कुछ भी अटेंशन इनको नहीं दिया जाता है, ठीक है. फिर फिफ्थ इज लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग अप मेनी यूनिवर्सिटीज. अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज ओपन करने का रिजल्ट क्या है? इन एंथुजियाज्म ऑफ स्प्रेड इन हायर एजुकेशन. अब ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इतनी ज्यादा ओपन करने का पीछे इनका मोटिव क्या था कि हायर एजुकेशन को इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करना था, है ना, बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट करना था. नाउ वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स. हमारे पास में हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, whose deficit skill only lowers the level of efficiency. जिनकी जो स्किल्स की डेफिसिट स्किल यानी कि उनकी स्किल की कमी के कारण क्या हो रहा है? इनएफिशिएंसी बढ़ रही है और जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लो हो रही है, राइट. ओनली लोअर्स द लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल क्रेडिट. एग्रीकल्चरल क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? So agricultural credit means credit for the farming activity.
जब भी क्रेडिट लिया जाता है किसी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ओके, डिफाइन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट. एग्रीकल्चरल क्रेडिट के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? वेल, इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़े थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरे हमने पढ़े थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. सो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हो गए? लैंडलॉर्ड्स हो गए, विलेज ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए. So these are the three important sources of non-institutional agricultural credit in India. Name three institutional sources of agricultural credit. अब agricultural credit के तीन institutional sources हमें बताने हैं. Cooperative credit societies, commercial banks and regional rural banks. Okay. What are the meant by agricultural diversification? Agricultural diversification refers to the reallocation of some farms productive. देखो, जो हमारे फार्म्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो होते हैं फार्म के, उनको रीअलोकेट करना है ना. सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? रीअलोकेशन ऑफ सम फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, नई एक्टिविटीज, क्रॉप की नई एक्टिविटीज में जो हमारे फार्म के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं उनको रीअलोकेट करना. ओके. Define the concept of microcredit. So microcredit refers to small loans. Microcredits मतलब क्या होता है? Small loans. किसके लिए? Meant for impoverished people. ठीक है. Fertilizers restore crop health, not the soil health. अब जो fertilizers होते हैं वो क्रॉप की हेल्थ को रिस्टोर करते हैं, लेकिन सॉइल की हेल्थ पे इनका कोई ध्यान नहीं होता है. सो दिस इज ट्रू. फर्टिलाइजर्स आर मेंट टू रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फर्टिलाइजर से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ठीक है. इनफैक्ट कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इरोड्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. लेकिन अगर हम इन्हीं फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यू यूज करते रहते हैं तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है अनडाउटेडली, लेकिन कहीं ना कहीं जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इरोड हो जाती है, खत्म हो जाती है. ओके. सबसिस्टेंस फार्मिंग रिड्यूसेस मार्केट रिस्क. अब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उससे मार्केट रिस्क रिड्यूस होता है. ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट. ऐसा क्यों है? बिकॉज सबसिस्टेंस फार्मिंग फोकसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ दोज क्रॉप्स, क्योंकि सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम उन क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं विच आर मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस होती हैं बाय फार्मिंग फैमिलीज. The farmers do not have to buy these crops from the market. अब farmers को ये जो क्रॉप है ये मार्केट से खरीदनी नहीं पड़ती है. अब जैसे मान लीजिए वो अपनी फैमिली के लिए राइस अगर कल्टीवेट कर रहे हैं तो राइस वो मार्केट से नहीं खरीदेंगे. अकॉर्डिंगली द मार्केट रिस्क इज अवॉइडेड. तो यहाँ पे जो मार्केट रिस्क है वो अवॉइड हो जाता है. अनलाइक द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं. Unlike the production of commercial crops, the production of subsistence crop does not involve market expectations. अब जो subsistence crop होती है इसके अंदर मार्केट की कोई expectations नहीं होती है, लेकिन commercial crops के अंदर मार्केट की expectations होती हैं. Accordingly, there are no market risk. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ किसी भी तरीके का market risk नहीं होता है. Next is, it is easier to obtain institutional credit rather than non-institutional credit. हम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हमें इजीली मिल सकता है रेदर देन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. दिस इज फॉल्स बिकॉज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाइक फ्रॉम बैंक्स इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ बैंकिंग फॉर्मेलिटीज. ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, व्हाइल नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डज नॉट. और वही नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती है. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट कोलेटरल. जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो उसके लिए हमें कोलेटरल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में हमें सिर्फ एक फेथ मतलब एक भरोसे के बेसिस पे हमें जो क्रेडिट है वो मिल जाता है. ठीक है. लैक ऑफ वेयर हाउसिंग कॉजेज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू दी फार्मर्स. जैसे ये वेयर हाउस की कमी है, गोडाउन्स है, तो इससे कहीं ना कहीं फार्मर्स के रेवेन्यू में बहुत लॉस उनको फेस करना पड़ता है. So this is true because in the absence of warehousing गोडाउन्स के एब्सेंस में the farmers are compelled to sell their produce immediately. जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया होता है उसे इमिडिएटली उन्हें बेचना पड़ता है. ठीक है, आफ्टर हार्वेस्टिंग इट. इट कॉजेज अ गल्ट एक्सेस सप्लाईज इन द मार्केट. इससे क्या होता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाती है उसी प्रोडक्शन की.
leading to fall in crop price. अब सप्लाई ज्यादा होगी तो उस क्रॉप की जो प्राइस है वो बहुत ही कम होगी. Accordingly, there is loss of revenue to the farmers, जिससे कि जो फार्मर्स का रेवेन्यू है उसमें उनको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा. Okay, so the next question is, cattle farming rather than crop farming is more popular in arid and semi-arid areas than in those where rainfall is not deficient. ओके, सो जो कैटल फार्मिंग है वो ज्यादा पॉपुलर है इन एरियाज में. अब ऐसा क्यों है, उसके रीजन हम देखते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट हमको यहाँ पे गिवन है ये बिल्कुल ट्रू है. इसके पीछे का रीजन क्या है? एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज आर दोज वेयर रेनफॉल इज हाईली डेफिसिएंट. अब जो एरिड और सेमी एरिड जो एरियाज होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे रेनफॉल की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, डेफिशिएंसी होती है. Accordingly, crop productivity in these areas become highly unpredictable. तो इन एरियाज में जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है ना. जिस साल अगर बारिश हो गई तो उस साल तो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर कभी बारिश नहीं हुई या फिर जिस साल में जो रेनफॉल उसके अंदर डेफिशिएंसी देखी गई तो वहां पे जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं हो पाती है. ठीक है, हाईली अनप्रोडक्टिव एंड ऑफन रिमेन्स लो. ओके, implying low income from crop farming. जिससे कि क्या होता है कि सेमी एरिड एरियाज में और एरिड एरियाज में क्या होता है कि फिर जो इनकम है जो कि क्रॉप से, अगर वो क्रॉप फार्मिंग करते हैं तो क्रॉप फार्मिंग से जो इनकी इनकम होगी वो बहुत ही लो होगी. अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो होगी, राइट. With a view to supplementing farm income, the farmers in these areas resort to cattle farming. अब यहाँ पे ये किस जो क्रॉप फार्मिंग है इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? कैटल फार्मिंग से यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज नॉट डेफिसिट, अब जिन एरियाज में रेनफॉल की कहीं कोई कमी नहीं होती है, क्रॉप यील्ड इज हाई, वहाँ पे जो क्रॉप होती है वो उसकी जो यील्ड होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है. अकॉर्डिंगली द फार्मर्स नीड नॉट टू रिजॉर्ट टू कैटल फार्मिंग. तो वहाँ पे फार्मर्स को कैटल फार्मिंग पे सब्स्टिट्यूट होने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना, एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम. अब इसका मेन रीजन तो यही है कि सेमी एरिड एरियाज और एरिड एरियाज में रेनफॉल की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वहां के फार्मर्स कहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं? कैटल फार्मिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, राइट. ओके, हाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रमोट करती है? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकसेस ऑन सॉइल हेल्थ. अब हमें पता है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ये क्रॉप की हेल्थ की बजाय ये किसके ऊपर फोकस करता है? सॉइल की हेल्थ पे ये फोकस करता है. ठीक है, और वहीं जब अपन दूसरे टाइप की जब फार्मिंग की हम बात करते हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं होती, वो कहीं ना कहीं हमारी क्रॉप ओरिएंटेड होती है, वो हमारी क्रॉप पे क्रॉप की हेल्थ का ध्यान रखती है. कैसे? फर्टिलाइजर्स यूज करवा के, पेस्टिसाइड्स यूज करवा के, केमिकल्स को यूज करवा के, तो उससे हमारी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होती है. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो पूरी तरीके से एरोड हो जाती है, राइट. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग फोकसेस ऑन सॉइल हेल्थ रेदर देन क्रॉप हेल्थ. फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज एन इनिशिएटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब यहाँ पे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लंबे समय तक चलती है. अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ लेके चलती है. क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एक जगह हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. सो क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से अलग है प्रोडक्शन एक्टिविटी से, ये हमें बताना है. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोक्रॉपिंग टू मल्टीक्रॉपिंग. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम एक होता है कि हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं. डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम और भी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, हम स्विच हो रहे हैं, है ना, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का क्या मतलब होता है कि हम मोनोक्रॉपिंग से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं? मल्टी क्रॉपिंग में शिफ्ट हो रहे हैं. मोनो मतलब कोई एक क्रॉप उगाना, मल्टी मतलब बहुत सी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना, है ना. मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे हम शिफ्ट हो रहे हैं. वहीं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अ शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप पूरे के पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी में ही शिफ्ट हो रहे हो. भाई जब हम क्रॉप की बात करते हैं तो हो सकता है
हमारा जो यहाँ पे एरिया है वो तो क्रॉप से रिलेटेड ही है ना। तो यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आप आ सकते हो। लेकिन अब दूसरी चीज जो है जिसके अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इसके अंदर एक मैक्रो लेवल का चेंज देखा जाएगा। कैसे कि आप हो सकता है आप अपने जिस भी सेक्टर में काम करते हो आप अपना सेक्टर ही बदल दो। हो सकता है पहले आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते थे, अब आप कौन से सेक्टर में शिफ्ट हो गए, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए या टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे यही चीज बताई है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इम्प्लाइज अ शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू नॉन फार्मिंग एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, हाउ ग्रेडिंग ऑफ आउटपुट रेजेस रेवेन्यू ऑफ द फार्मर्स। अब जो हमारा आउटपुट होता है ना, जो फार्मर्स का आउटपुट होता है उनसे उनका जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ता है। ओके, जब फार्मर्स जो हैं वो अपने आउटपुट को ग्रेड करते हैं, जैसे ग्रेडिंग मतलब अच्छी क्वालिटी के ऊपर, फिर उससे कम क्वालिटी के, फिर सबसे चीप क्वालिटी के, तो इस आउटपुट की ग्रेडिंग से जो फार्मर्स का रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ता है। So grading of output refers to division of output in different categories on the basis of quality। मतलब फार्मर का जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को क्या करना है, यहाँ पे उस प्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करना है कि भाई सबसे अच्छी क्वालिटी ए में जाएगी, उसके बाद वाली जो क्वालिटी वो बी पार्ट में आएगी, सबसे घटिया क्वालिटी सी में जाएगी, ठीक है। So the farmers can charge high price for the high graded। अब जो A क्वालिटी के प्रोडक्शन है उसके लिए फार्मर जो है वो प्राइसेस हाई चार्ज करेगा, है ना, ऑफ आउटपुट। दिस इंक्रीजेस हिज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ हिज आउटपुट। अब इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उसकी जो मतलब सेल से उसकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। ग्रेडिंग से जो फार्मर है उसकी आउटपुट हमेशा रेज होता है, मतलब आउटपुट ग्रेडिंग से उसकी जो इनकम है, उसका जो रेवेन्यू है वो हमेशा रेज होता है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज एन एज ओवर। एज ओवर का मतलब होता है बेटर, है ना। इंडिया इज बेटर देन अदर कंट्रीज इन अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने के सेक्टर में जो इंडिया है वो बाकी कंट्री से ज्यादा बेहतर है। कैसे? दो तरीके से। सबसे पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस के थ्रू चलती है, ठीक है। और हमें पता है कि हमारी कंट्री में जो लेबर है वो अबंडेंस में है, मतलब भरपूर मात्रा में है ना। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया हैज एन एज ओवर बिकॉज इट हैज अबंडेंस ऑफ लेबर सप्लाई इन द रूरल एरियाज, है ना। रूरल एरियाज में जो हमारे पास में लेबर अवेलेबल है वो भरपूर मात्रा में है। ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। सेकंड इसका जो तरीका है, सेकंड इसका जो रीजन है वो ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिपेंड्स ऑन कैटल मैन्योर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो टोटली और ज्यादातर किस पे, अगर आपको अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हो, क्वालिटी अच्छी चाह रहे हो, तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, कैटल के मैन्योर पे वो डिपेंड करती है एज अ सिग्निफिकेंट फार्म इनपुट। ओके, इंडिया हैज एन एज एज इट हैज अ ह्यूज स्टॉक ऑफ कैटल पॉपुलेशन। अब इंडिया इसमें भी बेहतर है क्योंकि इंडिया के पास में जो कैटल पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। सो इन दोनों तरीके से इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी बेहतर है बाकी कंट्रीज से। हाउ इज ग्रीन रेवोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम गोल्डन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो गोल्डन रेवोल्यूशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ये किस सीरीज पे डिपेंड करता है, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर इनिशिएटिव दैट इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिमार्केबली, है ना। इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। सबसे पहले क्या आता है, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गोल्डन रेवोल्यूशन, और वहीं जब हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की, इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर इनिशिएटिव्स दैट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किसको बढ़ाता है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ाता है, ठीक है। रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर बढ़ता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हनी। और ऊपर ग्रीन रेवोल्यूशन में जो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी से क्या बढ़ रहा था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ता है, गोल्डन रेवोल्यूशन से आपका हॉर्टिकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं, वेजिटेबल्स,
fruits. All right. Now, why does a farmer require credit? अब जो farmers होते हैं उनको credit की जरूरत क्यों पड़ती है? Write your observations. अपने observations आपको लिखने हैं, ठीक है? So credit needs of the farmer may be split into 3 parts. हमने पढ़ा था कि जो credit होते हैं वो 3 parts में divide किए गए होते हैं. एक होता है short, एक होता है मीडियम और जो थर्ड वाला होता है वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट की, सो नीडेड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, तो फार्मर को बेसिकली इस क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी इनपुट को खरीदने के लिए, जैसे सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, ठीक है? तो इस टाइप के जब इनपुट्स फार्मर्स को खरीदने होते हैं तो वो स्मॉल मतलब कह सकते हो शॉर्ट टर्म क्रेडिट को वो अवेल करता है, ठीक है? फिर हम बात करते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट की. मीडियम टर्म क्रेडिट क्या होता है? नीडेड फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस. अगर फार्मर को कोई, मान लीजिए कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई है ना, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, तो तब वो इस मीडियम टर्म क्रेडिट को यूज करता है. फिर लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट. अब बेसिकली अगर फार्मर को अपने लैंड का साइज बढ़ाना है ना, या कुछ इस तरीके का अगर उसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए उसे क्रेडिट की जरूरत है, तब वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट को अवेल करता है. So needed for purchases of land or improvement of existing land. या तो कोई लैंड को खरीदने की अगर फार्मर को जरूरत पड़ती है तब वो इस क्रेडिट को अवेल करता है, या फिर उसके एग्जिस्टिंग लैंड को उसे इम्प्रूव करना होता है तब वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट को अवेल करता है. क्लियर? सो ये 3 टाइप के क्रेडिट्स होते हैं, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं. As a Minister of Rural Development, what will your action plan for the development of rural India? अगर आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं तो रूरल इंडिया के लिए आप क्या क्या प्लान्स बनाएंगे, क्या क्या एक्शन प्लान्स बनाएंगे, ठीक है? सो एज अ मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, माय एक्शन प्लान वुड फोकस ऑन 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. हम 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करेंगे, ठीक है? सबसे पहला, क्रॉप प्रोडक्टिविटी मस्ट बी इंक्रीज्ड. जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम फार्मिंग, जिससे कि हमारी फार्मिंग से जो इनकम है वो भी बढ़े. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी फार्मिंग से, राइट? एग्रीकल्चर शुड नो लॉन्गर रिमेन मर्ली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. अब एग्रीकल्चर सिर्फ एक सब्सिस्टेंस की तरह ही नहीं रहे, ठीक है? इट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कमर्शियल एक्टिविटी दैट जनरेट प्रॉफिट. अब एग्रीकल्चर सिर्फ सब्सिस्टेंस तक ही नहीं रहे, ये इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह सामने लेके आना चाहिए, ठीक है? जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिले. Next is avenues of employment outside agriculture must be explored and developed. अब यहाँ पे ये बताया कि एग्रीकल्चर के अलावा रूरल सेक्टर के अंदर और भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है? This is to ensure that rural development no longer remains farm centric. ये सिर्फ इसलिए जिससे कि हमें मतलब हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि रूरल इंडिया में मतलब रूरल सेक्टर में सिर्फ फार्म सेंट्रिक ही एक्टिविटीज नहीं होती हैं और भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती हैं. इट बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मीनिंगफुल. तो हो सकता है कि वो एरिया ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और मीनिंगफुल होगा, ठीक है? थर्ड इज रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट को हमें किसके साथ में इंटीग्रेट करना है? ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ में, ओके? दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन अ सिग्निफिकेंट फोकस इज प्लेस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. अब ये तभी अचीव होगा जब आप किस पे फोकस करोगे? एजुकेशन पे फोकस करोगे, हेल्थ पे फोकस करोगे, है ना, ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है? फोकस इज प्लेस्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ इन द रूरल एरियाज. क्लियर? नाउ ब्रीफली, एक्शन प्लान फॉर द रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी होलिस्टिक. अब एक्शन प्लान जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर लिया जाए तो होलिस्टिक होना चाहिए. इट मस्ट फोकस ऑन द ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट. पूरे के पूरे रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए. It should not be restricted merely to development of agriculture. सिर्फ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए ही हम नहीं सोचेंगे, हम रूरल सेक्टर के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं हम सभी के बारे में सोचेंगे, चाहे फिर वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे किसी और तरीके की फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, तो सभी तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए. नाउ राइट योर व्यूज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज. अब आपको अपने व्यूज लिखने हैं किसके ऊपर? आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एज एन ऑप्शन ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज. जस्ट अभी हमने बात करी थी कि एग्रीकल्चर से हटके भी और भी एवेन्यूज होने चाहिए रूरल एरियाज में. अब यहाँ पे आईटी सेक्टर को इन्होंने कंसिडर किया है कि अगर आईटी सेक्टर रूरल एरियाज में एज ए लाइवलीहुड हम लेके जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? आपके क्या व्यूज हैं?
सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी. हमारी नॉलेज मतलब एज अ नॉलेज का अगर हम इसे कह सकें, अगर नॉलेज का इसे हम एक जरिया कह सकें इकोनॉमी में, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना. इट हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ. कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कैपिटल को एक ग्रोथ की तरह दिखाता है ना. It is widely believed that 21st century will see the spread of knowledge economy across the rural areas of the country. अब 21वीं सदी में ये चीज देखी, मतलब इस चीज पे भरोसा किया जा रहा है कि जो हमारी नॉलेज इकोनॉमी है वो गांव में भी स्प्रेड होगी, है ना. ओके, a plan is already underway to establish info kiosks in rural areas. अब ऐसे प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे कि रूरल एरियाज में ये सारी जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी स्टार्ट की जाएंगी. एंड टू इम्पार्ट ऑपरेशनल ट्रेनिंग टू द रूरल यूथ. और कहीं ना कहीं रूरल यूथ जो है उनको ट्रेन भी किया जाएगा इनके लिए. These kiosks are to be equipped with computers, scanners, copiers and printers. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किससे कनेक्ट होंगी? कंप्यूटर से होंगी, स्कैनर से होंगी, कॉपियर्स जो होते हैं उनसे होंगी, प्रिंटर्स से होंगी. ठीक है. These are to provide service like email, video conference and transfers of documents. So इन सभी services में इनकी जरूरत पड़ेगी. Thus, every village will acquire a knowledge center which would serve as a source of employment. हर गांव में क्या होगा? एक नॉलेज का सेंटर होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा. It is important to highlight the fact that the mechanization of agriculture leads to emergence of surplus labor. है ना. हमें पता है कि एग्रीकल्चर में जो लेबर है वो सरप्लस में है. इट एड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. कहीं ना कहीं ये सरप्लस की जो लेबर है वो रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट को, बेरोजगारी को बढ़ा रही है. राइट. द सरप्लस लेबर कैन बी एब्सॉर्ब्ड if info kiosks are established across all parts of the rural economy. अगर ये सब IT जो सेक्टर्स हैं, अगर ये भी हर गांव में एस्टेब्लिश किए जाएं तो ये जो अनएम्प्लॉयड लेबर है इनको काम मिल जाएगा. राइट. Thus information technology will not only be option of livelihood. फिर लास्ट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ जीवन यापन करने का ही एक जरिया नहीं होगा. It would also help to solve the problems of rural unemployment. कहीं ना कहीं जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रूरल एरियाज में बेरोजगारी है, इस प्रॉब्लम को भी ये खत्म करेगा. राइट. Do you think a shift from subsistence farming to commercial farming is a useful proposition for Indian farmers? जब इंडियन फार्मर्स सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग पे जब शिफ्ट हो चुके हैं तो क्या ये इंडियन फार्मर्स के लिए एक, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या ये इंडियन फार्मर्स के लिए एक यूजफुल प्रपोजिशन है. So a shift from subsistence farming to commercial farming is always useful. ये हमेशा यूजफुल रहेगा provided that the shift is economically variable. ठीक है. In India, most farming land is held by a small number of big farmers. जो इंडिया में क्या है कि फार्मिंग लैंड्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बड़े किसानों के पास में है. A large number of farmers operate small farming holders smaller than even 1 hectare in size. और बहुत से ऐसे मतलब जिनके पास में बड़े लैंड्स हैं उनसे भी काफी गुना ज्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में सिर्फ 1-1 हेक्टेयर जमीन है. ठीक है. शिफ्टिंग फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग इज इकोनॉमिकली वायबल ओनली व्हेन होल्डिंग्स आर लार्ज. अब जब हम सबसिस्टेंस से कमर्शियलाइजेशन पे शिफ्ट होते हैं तो ये तभी हमें इकोनॉमिकली प्रॉफिट देगा, इकोनॉमिकली हमारे ऊपर गुड इम्पैक्ट प्लेस करेगा जब हमारे पास में एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा लैंड हो. ओके. सो लार्ज दैट मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल ऑन दीज होल्डिंग्स. इतना बड़ा होना चाहिए कि ये जो हम कमर्शियलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस होता है वो उस होल्डिंग पे इजीली हो सके और कहीं ना कहीं जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है, वो हर किसान को मिल सके. Only when mechanization is adopted that their productivity would rise. जब इस mechanization को हम adopt करेंगे तो हमारी productivity बढ़ेगी. Only when productivity rises, जब productivity बढ़ेगी, that the cost of farming would reduce. तो हमारी जो farming की cost है वो कहीं ना कहीं reduce होगी, right? Only when the cost of farming reduces, the farming becomes economically viable. और जैसे ही farmers की जो cost है वो reduce होगी तो वो economically viable हो जाएंगे. ठीक है, सक्षम हो जाएंगे. Mechanization is not economically viable when holdings are small. अब इस तरीके का जो मैकेनाइजेशन है ये अपन इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होगा जब तक फार्मर्स के पास में स्मॉल लैंड्स होल्डिंग होगी.
दिस डिटर्स द स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम शिफ्टिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब इसके अंदर अगर फार्मर्स कमर्शियल फार्मिंग पे शिफ्ट होते हैं तो ये उनके लिए कहीं भी फायदेमंद नहीं होगा। इंस्टेड दे स्टिक टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऐसी सिचुएशन में उनको सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही स्टिक रहना चाहिए। इट डज नॉट जनरेट एनी सरप्लस और प्रॉफिट्स, क्योंकि यहाँ पे उनको ना ही कोई सरप्लस मिलेगा ना ही इनको कोई प्रॉफिट मिलेगा। बट इट सर्टेनली इंश्योर्स देम द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ ग्रेन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जब ये सब्सिस्टेंट फार्मिंग करेंगे तो ना ही इसको इनको इस पे कोई प्रॉफिट मिलेगा, ना ही इस पे कोई इनको सरप्लस मिलेगा, लेकिन हाँ इसमें फार्मिंग करने के बाद में इनको अपनी फैमिली के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो ग्रेन है वो तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। और कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस फार्मिंग में रह करके ये मार्केट की अनसर्टेनिटीज से बहुत ही दूर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसकी समरी यही है कि जब तक फार्मर्स के पास में बड़ी लैंड होल्डिंग्स नहीं होंगे तब तक फार्मर्स को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियलाइजेशन पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं तो वहां पे आउटपुट ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो मतलब कम कर पाएंगे। कॉस्ट जैसे ही कम कर पाएंगे तो उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन अगर फार्मर्स के पास में जो लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल है तो इस सिचुएशन में उन्हें सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे रहने से ना ही उन्हें कोई सरप्लस प्रोवाइड होता है ना ही कोई प्रॉफिट उनको प्रोवाइड होता है, लेकिन उनको उनकी फैमिली के लिए जो ग्रेन्स हैं वो तो अवेलेबल होते ही हैं। ठीक है, ओके। So next is, given the fact that organic farming offers lower yield than conventional farming, जो organic farming है वो conventional farming से कम output provide करवाती है। Should it be promoted in our country where millions of people are not getting enough to eat? क्या ये हमारी कंट्री में प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है क्या हमें हमारी कंट्री में इसे प्रमोट करना चाहिए, जब हमें पता है कि हमारी कंट्री में बहुत से लोगों को खाने तक के लिए नहीं मिलता है। राइट, ऑब्जर्वेशन इन ब्रीफ। So it is not denying the fact that organic farming is environmental friendly. अब हमें ये चीज तो पता है कि जो organic farming है ये environmental friendly है। ठीक है, but the hard fact cannot be denied that organic farming is less productive compared with the conventional farming. अब इसके साथ में एक फैक्ट ये भी है, अब हमें ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है अगर हम उसे कन्वेंशनल फार्मिंग से कंपेयर करें तो, है ना। नाउ यूजिंग, अब कन्वेंशनल फार्मिंग कौन सी होती है ये हमें पता है, जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज की जाती है। ठीक है, वी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बैलेंस देखना चाहिए जिसके अंदर हम एनवायरनमेंट को भी पूरी तरीके से हार्म ना करें और प्रोडक्टिविटी को भी बनाए रखें। द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन द कंट्री मस्ट सी to it that environmental degradation is minimized without suffering a substantial loss of productivity. तो हमारे यहाँ के जो फार्म प्लानर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट को ज्यादा हार्म भी ना हो और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी मेंटेन रहे। Rejection of conventional farming in favor of organic farming should not push us to the point where food problem becomes a emerging challenge. अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग को पूरी तरीके से पूरी तरीके से हटा देंगे और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को रखेंगे तो हमारे कंट्री में जो स्टेट है ना, जो भुखमरी की जो स्टेट है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत से लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो ये जो स्टेट है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आएगी। ठीक है, अगर हम टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच का एक बैलेंस करना जरूरी है। नाउ What do you mean by rural development? आप रूरल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? Bring out the key issues in the rural development. और रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे की इश्यूज हैं? So rural development means action plan for the economic and social growth of rural areas. रूरल प्लान के अंदर वो सारे एक्शन प्लान्स आ जाते हैं जो कि रूरल एरियाज के इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, द एक्शन प्लान इज टू फोकस ऑन लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन रूरल एरियाज। अब ये जो एक्शन प्लान्स हैं ये किस पे फोकस किए जाते हैं? जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं रूरल एरियाज में, जो भी चैलेंजेस होते हैं। ओके, द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। अब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट में? सबसे पहला है चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। ठीक है, अब फिर है इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वो तो लिंगरिंग चैलेंजेस थे, ये इमर्जिंग चैलेंजेस है। इसके अंदर
एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा और भी अभी एक्सप्लोर करना बाकी है हमें मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। द लास्ट इज द चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ चैलेंज सामने बन के आती है, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है। सो मोस्ट रूरल पीपल आर पुअर एंड मोस्ट फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर्स, बहुत से ऐसे रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो गरीब हैं और ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स हैं, है ना, उनके पास में स्मॉल होल्डिंग्स हैं, ठीक है, स्मॉल लैंड्स हैं। एज द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स प्रोड्यूस ओनली फॉर देयर सब्सिस्टेंस, अब जैसा हमें पता है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो सिर्फ खुद का जीवन यापन चलाने के लिए प्रोड्यूस कर पाते हैं, दे फेल टू जनरेट सफिशिएंट सरप्लस टू री इन्वेस्ट, अब वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं जिनसे उनकी फैमिली का गुजारा हो सके। अब ऐसी सिचुएशन में उनके पास में सरप्लस में कुछ भी नहीं होता है जिससे कि वो री इन्वेस्ट करें, उनके पास में नहीं होता है ना, ऑन देयर लैंड्स, लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ देयर लैंड, ठीक है। दस credit helps the small and marginal farmers to carrying out permanent improvement on their land, अब क्या है कि उनके पास में री इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उनके पास में सरप्लस नहीं होता कि भाई अगर उनको अपने लैंड पे कुछ इन्वेस्ट करना है तो उनके पास में है ही नहीं। तो इस कंडीशन में ये फार्मर्स क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, है ना, क्रेडिट की हेल्प से ये अपने लैंड को वापस से क्या करते हैं, जो भी उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो सारे इंप्रूवमेंट्स उसमें करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो इम्प्रूवमेंट्स ऑन देयर लैंड एंड कमर्शियलाइज देयर फार्मिंग, और धीरे धीरे अपनी फार्मिंग को वो कमर्शियलाइज करने लगते हैं, सब्सिस्टेंस से कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, कमर्शियलाइजेशन पे वो शिफ्ट होते हैं। Owing to long gestation lag between snowing and harvesting of the crop, short term credit is required for the purchase of input, अब जैसे हमें पता है कि हमारा जो पैटर्न है मतलब क्रॉप हार्वेस्टिंग का और स्नोइंग का, है ना, इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इस गैप के दौरान क्या होता है कि इनके पास में जो भी अमाउंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो दोबारा से इन्वेस्ट करने के लिए इनको स्मॉल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, दोबारा से इन्वेस्ट जैसे कि फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, तो इनको वापस से इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, परचेज करने मतलब इनपुट्स परचेज करने के लिए इनको वापस से जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट को अवेल करते हैं, ठीक है। रूरल आर्टिसंस एंड फार्मर्स रिक्वायर फंड्स फॉर मीटिंग देयर जनरल एंड स्पेसिफिक नीड्स, जो भी रूरल एरियाज के जो भी आर्टिस्ट हैं, है ना, जो भी फार्मर्स हैं, उनको अपने जनरल और स्पेसिफिक नीड्स पूरी करने के लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन अनसर्टेन मॉनसून, अब हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो पूरा किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, और हमारा जो मॉनसून है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, फार्म क्रेडिट बिकम्स एसेंशियल, अब किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए जो फार्म क्रेडिट है वो बहुत ही जरूरी होता है, क्लियर, ऑलराइट। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर, अब जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स होती है गरीबों की, उसके अंदर जो माइक्रो क्रेडिट है उसका क्या रोल होता है ये हमें समझाना है। सो माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू स्मॉल लोन्स, माइक्रो जैसा कि हम नाम से ही बता पा रहे हैं स्मॉल, माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू दी स्मॉल लोन्स अवेलेबल थ्रू SHG, अब ये कहाँ से अवेलेबल होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही अवेलेबल होता है, एंड मेंट फॉर इम्प्रोवाइज्ड पीपल, ठीक है, और लोगों की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। These loans are offered without any security at the moderate rate of interest, अब ये जो लोन है ये बिना किसी सिक्योरिटी पे मिल जाता है और जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफी लो होती है। Presently, more than 7 lakh SHGs are operating across different rural areas, 7 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में, ओके। क्रेडिट प्रोविजंस बाय द SHG इज नोन बाय माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, अब जब ये SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के नाम से हम इसे जानते हैं। These programs are becoming popular among small borrowers, अब ये जो प्रोग्राम है ये जो छोटे मोटे जो borrowers होते हैं उनके बीच में बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, owing to their informal credit delivery mechanism involving minimum legal formalities, तो इनको पता है ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, है ना, स्मॉल borrowers, इन्हें पता है कि भाई अगर ये फॉर्मल क्रेडिट लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो इनफॉर्मल तरीके से अपनी क्रेडिट को अवेल करते हैं जिसमें बहुत ही मतलब मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत
पड़ती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स। अब गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए। So in order to develop rural market or agricultural market, the government has initiated a series of steps as under. सबसे पहला स्टेप क्या है? Regulated market have been set up. Regular markets जो होते हैं वो सेटअप किए गए हैं. Cooperative agricultural marketing societies have been formed. बहुत सी ऐसी cooperative agricultural marketing societies form की गई हैं, ठीक है? Provision of warehousing facilities, godowns वगैरह बनाए गए हैं. Subsidized transport for transportation of farm output. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई है जिससे कि जो भी आउटपुट है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो. डिसएमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी जरूरी होती है वो उन तक प्रोवाइड कराई जाती है. एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, फोकसिंग ऑन सम स्टेबल इनकम टू द फार्मर्स. सो एमएसपी पॉलिसी लगाई गई है जो कि फार्मर्स की कुछ स्टेबल इनकम को बनाए रखती है. ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट इज व्हाई इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड. सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों ये जरूरी है. सो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू डाइवर्स एरिया ऑफ क्रॉप आउटपुट सो एज टू रिड्यूस मार्केट रिस्क. अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं हमें इनको कहीं और दूसरी जगह अलोकेट करना है, ठीक है. ओइंग टू अ चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइस स्ट्रक्चर. अब क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस के स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा कहीं ना कहीं. इफ वन क्रॉप फेचेस लो रेवेन्यू, अगर एक क्रॉप से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वही दूसरी क्रॉप से उसको मेंटेन कर लिया जाएगा. द अदर में फेच हाई, राइट. Thus diversification helps stabilization of farm income. तो diversification से क्या होगा कि जो फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबल रहेगी. ओके, lowering the market risk, और जो मार्केट का रिस्क है वो भी लो रहेगा, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि कोई फार्मर है, ठीक है, वो वीट उगाता है. अब यहाँ पे वीट उगाना इज समथिंग की जो कि पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है, ठीक है. अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के दौरान क्या करेगा कि चलो ठीक है, एक साल में कुछ टाइम उसने वीट उगा ली और कुछ टाइम उसने कोई और क्रॉप उगा लिया, है ना, या फिर एक टाइम पे उसने 2 क्रॉप्स उगा लिए. तो इसमें वो क्या कर रहा है, अपने अलोकेशन, अपने रिसोर्सेस को किस तरीके से अलोकेट कर रहा है कि भाई वो इसमें भी, इस क्रॉप में भी वो प्रॉपर्ली अलोकेट कर ले, इससे भी उसको थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो जाए और इससे भी इसको इनकम जनरेट हो जाए, ठीक है. सो कुल मिलाकर के यहाँ पे फार्मर की जो इनकम है वो रेज होती है और जो मार्केट का रिस्क है वो भी कम होता है, ठीक है. डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो मिनिमाइजेस रिस्क अकरिंग ड्यू टू मॉनसून फेलियर. अब मॉनसून फेलियर की वजह से जो भी रिस्क अकर होते हैं इसमें, इसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कम रिस्क मिलते हैं, ठीक है. नाउ critically evaluate the role of rural banking system in the process of rural development in India. Rural development in India के process में जो rural banking system है इसको हमें समझाना है, ठीक है. So rural banking in India has significantly expanded over time. जो rural banking system है वो कुछ समय से बहुत ज्यादा expand हुआ है rural areas में. इसके advantages क्या क्या है? Nationalization of commercial banks marked the beginning of social banking in rural areas. जैसे ही कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, राइट, तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, रूरल एरियाज में भी सोशल बैंकिंग, मतलब सोशल बैंक्स खुल गए थे. एम्प्लाइंग प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जिसका मतलब क्या है, लोगों को इंस्टीट्यूशनल मतलब क्रेडिट के लिए एक इंस्टीट्यूशन मिल गया था, है ना, एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे उनको एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें लोन मिल जाता था, ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड. अब यहाँ पे जैसे ही नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, has made a substantial difference in the institution of rural credit. तो यहाँ पे जैसे ही नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो रूरल क्रेडिट के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया था. फाइनेंसिंग हैज बिकम मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन एवर बिफोर. अब यहाँ पे जो फाइनेंसिंग है, जो क्रेडिट देने की जो प्रोसेस है, जो फाइनेंसिंग है, वो पहले से काफी गुना ज्यादा अब के टाइम में ऑर्गेनाइज्ड हो चुका था. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज लिबरेटेड द फार्मर्स फ्रॉम डेब्ट ट्रैप ऑफ महाजन्स एंड मनी लेंडर्स. अब जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है ना, इससे क्या हुआ है कि इसकी मदद से फार्मर्स जो कि कर्जे में रहते थे ना, मनी लेंडर्स के कर्जे में या फिर कोई डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए होते थे, तो काफी फार्मर्स इन सिचुएशन से बाहर आ गए थे. ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर.
अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से कमर्शियलाइजेशन भी काफी ज्यादा प्रमोट हुआ है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। बट डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम्स आर इक्वली ग्लेरिंग, इंपॉर्टेंट वंस आर। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव पढ़ लिया अब तक, अब हम कुछ डेफिशिएंसीज यानी कुछ कमियों के बारे में पढ़ेंगे। बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशन क्रेडिट हैज ऑफन बीन टाइड टू कोलेटरल। अब हमें पता है कि जो बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंक आपको लोन तभी देती है जब आप उस बदले में उनके पास में कोलेटरल रखोगे, ठीक है। कोलेटरल क्या होता है? ये कोई सिक्योरिटी होती है या कोई गारंटी होती है ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर अ लोन के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। अब रूरल एरियाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास में एज अ असेट, एज अ प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होता है कोलेटरल के तौर पे रखने के लिए, तो बहुत से लोग ऐसे इंस्टीट्यूशन से नहीं लोन ले पाते हैं, ठीक है। Owing to political populism, the government has often shown laxity, lack of strictness, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के चलते गवर्नमेंट जो स्ट्रिक्टनेस है उसको कम बरतती है इन द रिकवरी ऑफ लोन की रिकवरी में। एज अ रिजल्ट डिफॉल्ट रेट हैज टेंड टू ओवर स्वेल टाइम। तो इसी वजह से, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है ना, इसी वजह से जो डिफॉल्ट रेट है वो स्वेल होती गई है समय के साथ में। Apart from commercial banks, most financial institutions have failed to develop a culture of thrift among the farming families. अब क्या है कि कमर्शियल बैंक्स के अलावा, है ना, कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक कल्चर नहीं बना पाई है। कल्चर क्या का? कल्चर और थ्रिफ्ट नहीं बना पाई है। कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है? सेविंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है, अमंग द फार्मिंग फैमिलीज, ठीक है। तो इस तरीके का कल्चर डेवलप नहीं कर पाई है फार्मर्स के बीच में। मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स हैज रिमेन्ड रेदर सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो जो मोबिलाइजेशन है डिपॉजिट का, वो यहाँ पे क्या हो गया है, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। वो मतलब अभी भी ड्यू है। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग may be defined as the process that involves, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो होता है इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग के बाद में जो भी आपने प्रोडक्शन किया है उसको गैदर करना, ठीक है। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, अब उस जो भी प्रोडक्शन है उसको प्रोसेस करना, फिर प्रोसेस करने के बाद में उस प्रोडक्शन को ग्रेड करना उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ग्रेड करने के बाद में उस प्रोडक्शन को पैकेज मतलब उसकी पैकेजिंग करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बायर्स प्रेफरेंस। उसके बाद में स्टोर करके रखना, उस प्रोडक्शन को आपको स्टोर करना है फ्यूचर सेल के लिए, एंड सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, और लास्ट में जो भी प्रोडक्शन है उसको सेल आउट करना है जब भी प्राइस आपके अकॉर्डिंग हो। Mention some obstacle that hinder the mechanism of agricultural market. अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को ऐसे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि सामने आते हैं? तो सबसे पहला है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बहुत कमी है। डिस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं उनकी डिस्ट्रेस सेल देखी जाती है। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है? जस्ट आपने हार्वेस्ट किया उसके बाद में बेचना, आपका जो भी आउटपुट है उसको हाथों हाथ बेचना। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है फार्मर्स को? सबसे पहली चीज क्योंकि वो कर्जे में होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको कैश की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज उनके पास में स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है ना, और जो और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं। और जैसे हम अगर और रीजन की बात करें तो जैसे जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके दबाव में फार्मर्स को बेचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग प्राइस का वेट नहीं करते कि भाई प्राइस थोड़ी सी लक्रेटिव होगी या नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे उनको जैसे ही हार्वेस्ट होता है वैसे ही इनको मार्केट में बेचना पड़ता है कम कीमतों पे भी, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्ट्रेस सेल के बारे में देखा जाता है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी की कमी देखी जाती है। स्टोरेज फैसिलिटी की कमी देखी जाती है। मिडलमैन, जो बिचौला होता है ना बीच में, मीडियोकर, वो उसकी प्रेजेंस देखी जाती है। स्टैंडर्ड वेज एंड मेजर्स, अब नापने तोलने की जो वेज और मेजर्स होते हैं उसमें कमी है। फिर है इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, और जो फार्मर्स हैं उनको पूरे मार्केट की इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जितने क्वेश्चंस थे वो सब खत्म होते हैं, ठीक है, हमारी इस यूनिट से करंट चैलेंजेस फेसिंग इकोनॉमी। ओके, सो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट के। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चंस बहुत इजी थे,
हमने इजीली इन सबको आंसर कर दिया और आगे भी अगर एग्जाम में इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम इजीली उनको आंसर कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगा है और अगर आपको ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।